दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज लुटेरी दुल्हन को। यहाँ कहानी काफ़ी शॉकिंग है, तो आखिरी तक बने रहना। और ऐसे ही बेहतरीन वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2008 में, भोपाल शहर से। स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक घबराया हुआ नौजवान अपनी नई नवेली पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आता है। साथ में आई उसकी बदहवस माँ पुलिस को बताती है कि घर में सिर्फ बहू ही गायब नहीं है, बल्कि सारा कैश और कीमती जेवर भी गायब है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर संध्या जांच अपने हाथ में लेती है। जब संध्या उस लड़के से उसकी पत्नी की तस्वीर मांगती है, तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। लड़के के पास अपनी ही पत्नी की एक भी तस्वीर नहीं है, जबकि उधर वह शातिर ठग एक नए शिकार के साथ अपनी अगली चाल चल रही है। अब उसका नया नाम शोभा है। इस बार उसने एक सीधे साधे मेडिकल स्टोर के मालिक राजेश को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी रचा ली है। रात के वक्त शोभा एक सोची समझी चाल चलती है। वह अपने भारी गहने उतारते हुए मासूमियत से कहती है, मुझसे यह गहने अब और नहीं पहने जाते, मैं इन्हें पहनकर परेशान हो गई हूँ। राजेश हैरानी से कहता है, तुम भी कितनी अजीब हो, लड़कियों को तो गहनों का बहुत शौक होता है। अब शोभा गहरी नजरों से राजेश को देखते हुए कहती है, मेरे लिए यह जेवर मायने नहीं रखते, मुझे तो बस आप चाहिए। यहां सुनते ही राजेश खुशी से फूला नहीं समाता और पूरी तरह उसके झांसे में आ जाता है। वहां उसे बताता है कि अलमारी में तिजोरी की चाबी रखी है, जब उसका मन करे वह अपने गहने सुरक्षित वहां रख सकती है। अब राजेश उसके करीब आने की कोशिश करता है, तो शोभा बड़ी चालाकी से उसे रोकते हुए कहती है कि अभी नहीं, जब हम हनीमून पर जाएंगे तब। अब अगले दिन पुलिस स्टेशन में वहां पहला पीड़ित लड़का फिर लौटकर आता है। वहां इंस्पेक्टर संध्या को बताता है कि उसकी शातिर पत्नी जेवरों के साथ साथ शादी की सारी तस्वीरें और एल्बम भी अपने साथ ले गई है। संध्या उससे पूछती है, क्या तुमने लड़की के मायके वालों से संपर्क करने की कोशिश की? लड़का मायूसी से जवाब देता है, मैंने कॉल किया था, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब सुराग की तलाश में संध्या और वहां लड़का शादी के फोटोग्राफर के पास पहुंचते हैं। तभी फोटोग्राफर उन्हें बताता है कि वहां शादी की एल्बम बनने के एक महीने बाद सारा डिजिटल डेटा डिलीट कर देता है। लेकिन तभी वहां एक बेहद अहम जानकारी देता है। वहां बताता है कि शादी के सिर्फ 2 दिन बाद ही आपके चाचा जी आकर तस्वीरों वाली सीडी अपने साथ ले गए थे। यह सुनते ही लड़का हैरान रह जाता है। वहां कहता है कि मेरे तो कोई चाचा नहीं है। संध्या तुरंत समझ जाती है कि मामला कितना गहरा है। वहां कहती है कि इसका मतलब सीडी ले जाने वाला शख्स तुम्हारी पत्नी का कोई नकली चाचा या साथी होगा। अब इसके बाद तलाश आगे बढ़ती है। पुलिस की टीम उस चाचा के घर पहुंचती है जिसका पता लड़की वालों ने दिया था, लेकिन वहां सिर्फ एक ताला लटक रहा था। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चलता है कि वहां रहने वाले लोग महज 15 से 20 दिन पहले ही आए थे और पिछले 4-5 दिनों से उनका कोई अता पता नहीं है। अब साफ था कि सब कुछ एक सोचा समझा प्लान था। लड़की की कोई तस्वीर ना होने के कारण केस लगातार उलझता जा रहा था। तभी इंस्पेक्टर संध्या के दिमाग में एक तरकीब आती है। वह लड़के की तरफ मुड़कर पूछती है कि तुमने अपनी और अपनी पत्नी की शादी की अंगूठियां किस ज्वेलरी शॉप से बनवाई थी? उधर राजेश के घर में वह ठग हसीना अपना जाल और कसने लगी थी। वह बड़ी मासूमियत से राजेश से पूछती है, हनीमून पर कब चलना है? राजेश अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए कहता है, काम में इतना बिजनेस उलझा हुआ है कि क्या बताऊं, वक्त ही नहीं मिल रहा। माया तुरंत मौका लपकते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं जगह फाइनल कर देती हूँ, तुम बस पेमेंट कर देना। कुछ देर बाद वह राजेश को बताती है कि उसने 3 होटल पसंद किए हैं, लेकिन वे सभी एडवांस पेमेंट मांग रहे हैं, इसीलिए उसने मना कर दिया। राजेश अपनी बर्बादी का रास्ता खुद आसान करते हुए कहता है कि होटल वालों से कहना कि हम वहां पहुंचकर सारा पैसा दे देंगे। मैंने सारा कैश निकालकर घर की तिजोरी में रख दिया है। माया चाल चलते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा अमाउंट देना हुआ तो मैं अपने अकाउंट से कर दूंगी। राजेश उसे रोकते हुए कहता है, एक ऐसी गलती कर बैठता है जिसकी कीमत उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। वह कहता है, तुम्हें अपने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने बैंक अकाउंट का यूजर आईडी और पासवर्ड एक डायरी में लिखकर तिजोरी में ही रख दिया है। अब मानो माया की आंखों में एक शातिर चमक आ जाती है।
उसे अब चाबी और खजाना दोनों मिल चुके थे। इधर इंस्पेक्टर संध्या अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए पहले शिकार के साथ उस ज्वेलरी शॉप पर पहुंचती है जहां से शादी की अंगूठियां बनवाई गई थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, लेकिन वहां एक और बड़ा झटका उनका इंतजार कर रहा होता है। फुटेज में लड़की मौजूद तो है, लेकिन उसका चेहरा किसी भी कैमरे में दिखाई नहीं देता। अब जांच में पता चलता है कि वहां इतनी चालाक थी कि कुछ दिन पहले ही दुकान में आकर चुपके से सभी कैमरों के एंगल चेक कर गई थी और फिर उसी हिसाब से अपनी जगह चुनी थी। पुलिस एक बार फिर खाली हाथ रह जाती है। अब अगली सुबह राजेश के घर में कोहराम मच जाता है। उसकी मां बदहवास हालत में बताती है कि घर से सारा कैश, गहने और उनकी नई नवेली बहू गायब है। राजेश अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाता कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है कि उसके बैंक अकाउंट से 12 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं। दरअसल लुटेरी दुल्हन अपना काम कर चुकी थी। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है और हम पहुंचते हैं खंडवा। यहाँ एंट्री होती है खंडवा के खूंखार डॉन नेत्रा की। नेत्रा अपने ही एक आदमी पर बंदूक ताने खड़ा है। वहां ठंडे स्वर में कहता है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो सीधे मुझसे मांग लेते। और इसी के कारण वहां उसे गोली मार देता है। तभी नेत्रा का फोन बजता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि माया का पता चल गया है। जी हाँ दोस्तों, इस लुटेरी दुल्हन का असली नाम माया है और इसका हौसला इतना बुलंद है कि इसने इस खूंखार डॉन नेत्रा को भी नहीं छोड़ा था। वहां उसे भी लूटकर फरार हो चुकी थी। कहानी अब कुछ हफ्ते आगे बढ़ती है। इंस्पेक्टर संध्या के फोन पर एक फोन आता है। यहाँ फोन किसी और का नहीं बल्कि विशाल का था। विशाल वही शख्स है जो कभी संध्या से शादी करने वाला था, लेकिन ऐन मौके पर उसने संध्या को धोखा देकर किसी और लड़की से शादी कर ली थी। लेकिन कर्मा अब अपना खेल खेल चुका था। विशाल घबराई हुई आवाज में कहता है कि मेरी पत्नी मुझे लूटकर भाग गई है। इसके बाद विशाल घबराई हुई आवाज में कहता है कि तुम पुलिस में हो, प्लीज मेरी मदद करो। विडंबना देखिए कि विशाल को भी उसी माया ने अपना शिकार बनाया था। संध्या अपने अतीत की कड़वाहट को किनारे रखते हुए एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर की तरह जवाब देती है कि ठीक है, मैं कल तुमसे खंडवा आकर मिलती हूँ। इसके तुरंत बाद वह अपने एसीपी को फोन करती है और कहती है कि लुटेरी दुल्हन के बारे में एक पक्की जानकारी मिली है, मुझे तुरंत खंडवा जाना होगा। परमिशन मिलते ही संध्या उस मायावी ठग का पर्दाफाश करने के लिए खंडवा पहुंच जाती है। इधर नेत्रा अपने आदमियों को आदेश देता है और कहता है कि माया इतनी बेवकूफ नहीं है कि किसी बड़े होटल या लॉज में रुके। उसे ढूंढना है तो शहर के पुराने घरों और धर्मशाला की खाक छानो, जहां कोई ज्यादा पूछताछ नहीं करता। जाओ और उसे मेरे सामने लेकर आओ। उधर माया अपने गैंग के साथियों मनोहर और मीना के साथ एक पुरानी धर्मशाला में छुपी हुई है। मनोहर घबराते हुए कहता है कि हमें जल्द से जल्द यह शहर छोड़ देना चाहिए, लेकिन माया पूरी तरह शांत रहती है। वहां कहती है, यहाँ शहर छोटा है और हर तरफ पुलिस की कड़ी निगरानी है। अभी बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। जैसे ही मौका मिलेगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब कुछ देर बाद माया अपनी अगली चाल चलती है। वहां मनोहर और मीना से कहती है, तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं कुछ देर बाद सीधे रेलवे स्टेशन पर मिलूंगी। लेकिन जैसे ही माया धर्मशाला से बाहर निकलती है, नेत्रा का छोटा भाई रघु उसे देख लेता है। शिकार को सामने देखकर रघु तुरंत अपने गुंडों के साथ उसके पीछे लग जाता है। लेकिन उसी वक्त लुटेरी दुल्हन की तलाश में शहर की सड़कों पर घूम रही इंस्पेक्टर संध्या की गाड़ी माया के ऑटो से टकराते टकराते बचती है। संध्या की नजर पड़ती है कि कुछ गुंडे एक अकेली लड़की का पीछा कर रहे हैं। पुलिस की वर्दी में मौजूद संध्या तुरंत एक्शन में आ जाती है। वहां मौके पर पहुंचकर चेतावनी देती है कि मैं मध्य प्रदेश पुलिस से हूं, इस लड़की को छोड़ दो वरना बहुत मारूंगी। रघु उसकी बात को हल्के में लेते हुए एक भद्दी टिप्पणी करता है। वह कहता है, पैंट शर्ट पहन लेने से ज्यादा मर्दानगी दिखाने की जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही संध्या बिना एक पल गवाए अपनी बंदूक निकालती है और सीधे रघु के पैर पर गोली मार देती है। फिर वह कड़क आवाज में कहती है, तुम्हें यहाँ बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। खौफजदा गुंडे घायल रघु को उठाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। गुंडों के जाने के बाद संध्या माया से पूछती है कि कौन थे वह लोग। माया जो झूठ बोलने में माहिर है, तुरंत वहां एक मनगढ़ंत और भावुक कहानी सुना देती है। वहां बेचारी बनने का नाटक करते हुए कहती है, वो मेरे ससुराल वाले थे, दहेज के लिए मेरे घर वालों को बहुत परेशान करते थे और अब मुझे बेचने जा रहे थे।
मैं बस मौका पाकर अपनी जान बचाकर भाग रही हूँ। संध्या को उसकी बात पर तरस आ जाता है और वह कहती है, तुम तो पढ़ी लिखी लगती हो, फिर ऐसे लोगों से दबकर क्यों रहती हो? इसके बाद संध्या के मुंह से एक ऐसा वाक्य निकलता है जिसमें गहरी विडंबना छिपी हुई थी। वहां कहती है, कभी कभी मुझे लगता है कि वो लुटेरी दुल्हन बिल्कुल सही करती है, जो ऐसे लालची मर्दों से शादी करके उन्हें लूटकर भाग जाती है। फिर संध्या उससे पूछती है कि अब तुम कहाँ जाओगी? माया मासूमियत से जवाब देती है, मैं इस शहर में सुरक्षित नहीं हूँ, मैं अपनी मौसी के पास राजस्थान चली जाऊंगी। संध्या ना सिर्फ उसे जाने देती है बल्कि मदद के लिए अपनी जेब से कुछ पैसे भी दे देती है। उसी रात विशाल संध्या से मिलने आता है। वह अपने पुराने फैसले पर बहुत शर्मिंदा नजर आता है। विशाल संध्या से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था, लेकिन मेरे घर वालों को एक सीधी सादी घरेलू लड़की चाहिए थी और तुम पुलिस में थी, इसीलिए मैंने वो शादी की थी। अपनी गलती पर पछताते हुए विशाल अपनी उस पत्नी की तस्वीर संध्या को दिखाता है जो उसे लूटकर भाग गई थी। तस्वीर देखते ही संध्या के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वह पूरी तरह सन्न रह जाती है, क्योंकि तस्वीर में दिख रही लड़की कोई और नहीं बल्कि वही बेचारी लड़की थी जिसे आज सुबह संध्या ने अपनी जान जोखिम में डालकर गुंडों से बचाया था। और इतना ही नहीं, उसे अपने हाथों से पैसे देकर राजस्थान भेजा था। लुटेरी दुल्हन एक बार फिर उसके हाथों से फिसल चुकी थी, लेकिन माया रुकने वालों में से नहीं थी। उसने अपना अगला शिकार भी चुन लिया था, इंदौर के एक रईस परिवार का लड़का रति। दूसरी तरफ सच्चाई जानने के बाद संध्या ने भी माया को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इसी तलाश के दौरान संध्या की नजर रघु के एक गुंडे पर पड़ती है। सख्ती से पूछताछ करने पर वहां सब कुछ उगल देता है। वहां बताता है कि पैर में गोली लगने के बाद रघु को एक नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया है। बिना वक्त गवाए संध्या वहां पहुंचती है और रघु को घसीटते हुए अपने साथ उठा लाती है। जब यहाँ खबर नेत्रा तक पहुंचती है तो उसका खून खोल उठता है। उधर पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ था। एक कांस्टेबल संध्या को रिपोर्ट देता है, मैंने पूरा उज्जैन छान मारा, लेकिन लुटेरी दुल्हन का कोई नामो निशान नहीं मिला। तभी एक और इंस्पेक्टर आकर बताता है कि इंदौर पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिल सकी, क्योंकि वहां के स्थानीय इंस्पेक्टर के घर शादी थी और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसी में व्यस्त था। यहाँ सुनते ही संध्या भड़क जाती है। वहां तुरंत उस इंदौर वाले इंस्पेक्टर को फोन करती है और खरी खोटी सुनाने लगती है। वहां कहती है कि आपके काम के तो बहुत चर्चे सुने थे, लेकिन आपने इस केस में मेरी जरा भी मदद नहीं की। इंस्पेक्टर सफाई देते हुए कहता है कि मेरे जीजाजी शहर के बहुत नामी और रसूखदार इंसान हैं। उनके बेटे रति की शादी थी और सारा इंतजाम मुझे ही देखना पड़ा। संध्या तुरंत पूछती है कि शादी के इंतजाम तो आमतौर पर लड़की वाले देखते हैं ना। इसके बाद इंस्पेक्टर का जवाब सुन संध्या के कान खड़े हो जाते हैं। वहां कहता है, लड़की के परिवार में कोई था ही नहीं, इसीलिए जल्दबाजी में शादी का सारा काम हमें ही संभालना पड़ा। बिना परिवार की लड़की और जल्दबाजी में शादी, इतना सुनते ही संध्या का जासूसी दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। वहां समझ जाती है कि अगला शिकार कौन है। वहां तुरंत इंस्पेक्टर के जीजाजी से मिलने पहुंचती है। जब वह उन्हें माया की तस्वीर दिखाती है और उसकी पूरी सच्चाई बताती है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे घबराकर तुरंत अपने बेटे रति को फोन मिलाते हैं और उसे पूरी हकीकत बता देते हैं। फोन पर संध्या रति को सख्त हिदायत देती है, उसे किसी भी कीमत पर कहीं जाने मत देना, मैं बस थोड़ी देर में वहां पहुंच रही हूँ। रतिन माया को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी घबराहट और बदली हुई हरकतों को देखकर शातिर माया तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत एक चाल चलती है और रति को बहाने से अपनी दवा लाने के लिए भेज देती है। जैसे ही रति नजरों से दूर होता है, माया वहां से तुरंत रफू चक्कर हो जाती है। जब संध्या मौके पर पहुंचती है तो शिकार एक बार फिर हाथ से निकल चुका था। अपनी महीनों की मेहनत को यूं बर्बाद होते देखकर संध्या का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वहां रति को जोरदार थप्पड़ मारते हुए चिल्लाती है और कहती है, तुम्हें सिर्फ एक काम दिया था कि उसे रोके रखना, और तुम वो भी नहीं कर पाए। अपने बेटे को यूं सबके सामने पिटता देख रति के रसूखदार पिता का अहम जाग उठता है। वे संध्या को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। गुस्से में अंधी हो चुकी संध्या यहां बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और बिना इधर उधर देखे वह रति के पिता के गाल पर भी एक करारा थप्पड़ जड़ देती है। रति के पिता आग बबूला हो जाते हैं। वहां गुस्से में संध्या को धमकी देते हुए कहते हैं, तुम नहीं जानती कि तुमने किस पर हाथ उठाया है, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा कर ही रहूंगा।
और उनके रसूख का असर बहुत जल्द दिखाई देने लगता है। मामला इतना बिगड़ जाता है कि संध्या को अपनी वर्दी से हाथ धोना पड़ता है। उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। उधर माया के गैंग में डर बढ़ने लगता है। मनोहर घबराते हुए माया से कहता है, हालात बिगड़ रहे हैं, हमें कुछ दिनों के लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन माया के सर पर तो लालच सवार था। वह मुस्कुराते हुए कहती है, निकलेंगे, लेकिन एक आखिरी और बड़ा हाथ मारने के बाद। इसी बीच नेत्रा, जो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, सीधे संध्या से संपर्क करता है। वहां एक सौदा रखता है, मेरे भाई रघु को छोड़ दो और बदले में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी लुटेरी दुल्हन इस वक्त कहाँ है। संध्या के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वहां उसकी बात मान जाती है। नेत्रा उसे बताता है कि माया इस वक्त लखनऊ में अपना जाल बिछा रही है। लखनऊ में माया ने अपना नया और अब तक का सबसे रईस शिकार चुन लिया है। जतिन, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा, वहां विदेश में पढ़ाई करने गया था। वही उसने शादी भी की थी, लेकिन एक गंभीर लीवर की बीमारी के चलते उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। इस सदमे से उभरने के लिए भारत लौटकर जतिन ने एक एनजीओ खोल लिया, जो जरूरतमंद लोगों के लिवर ट्रांसप्लांट में मदद करता था। यहाँ माया ने अपना नया नाम निकिता रखा हुआ था। शातिर माया एक नकली मेडिकल फाइल बनवाती है और उसे जतिन के अस्पताल में रखवा देती है। जब अस्पताल के डॉक्टर निकिता को बुलाकर बताते हैं कि उसके इलाज का सारा खर्च जतिन का एनजीओ उठाएगा, तो माया अपना नया नाटक शुरू करती है। वहां हमदर्दी बटोरने के लिए अपनी जेब से कुछ पैसे निकालते हुए कहती है, मैं ठीक होने के बाद आपका एक एक पैसा लौटा दूंगी। अभी के लिए मेरी तरफ से ये थोड़े रुपए रख लीजिए। जतिन उसे रोकते हुए भावुक होकर कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी पत्नी को भी यही बीमारी थी और इत्तेफाक देखिए उसका नाम भी निकिता ही था। यहाँ सुनते ही माया स्वाभिमान का झूठा नाटक करते हुए भड़क जाती है। वह अपनी मेडिकल फाइल जमीन पर फेंक देती है और चिल्लाकर कहती है, मुझे आपकी मदद चाहिए थी, आपकी पत्नी के नाम पर कोई खैरात नहीं। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चली जाती है। अपनी मरी हुई पत्नी की याद में डूबा जतिन उसके पीछे भागता है और माफी मांगते हुए कहता है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। ठीक है, अगर आप यही चाहती है तो मुझे महज 1 रुपया दे दीजिए, आगे से सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा। माया की चाल काम कर जाती है और कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। लेकिन माया का सबसे बड़ा दाव अभी बाकी था। एक दिन खबर आती है कि निकिता के लिए एक लीवर डोनर मिला है। मजेदार बात यहाँ थी कि वह नकली डोनर कोई और नहीं बल्कि उसका साथी मनोहर था। प्लान के मुताबिक अचानक मीना, जो निकिता की नकली बहन बनी हुई थी, जतिन को रोते हुए फोन करती है। वह कहती है, दीदी अचानक बेहोश हो गई है, उन्हें पास के एक लोकल नर्सिंग होम में एडमिट करवाया है। यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं है और यहाँ लोग तुरंत 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। मेरे पास सिर्फ 10,000 हैं, प्लीज दीदी को बचा लीजिए। अब जतिन घबरा जाता है। वह तुरंत कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी आ रहा हूँ। इसके बाद वह तुरंत अपने डॉक्टर को फोन करता है और एम्बुलेंस भेजने के लिए कहता है। तभी डॉक्टर एक और बुरी खबर देता है। वहां कहता है कि जो डोनर मिला था वहां अब ट्रांसप्लांट से मना कर रहा है। शायद किसी ने उसे ज्यादा पैसों का लालच दिया है। जतिन, जो निकिता को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, तुरंत कहता है, आप उसे मुंह मांगा एडवांस दे दीजिए, मैं आकर सब देखता हूँ। जतिन 4 लाख रुपए कैश लेकर भागता हुआ नर्सिंग होम पहुंचता है। वहां मीना को पैसे थमाते हुए कहता है, तुम जल्दी से डिस्चार्ज के पेपर बनवाओ, मैं निकिता को देखकर आता हूँ। पैसे मिलते ही मीना वहां से रफू चक्कर हो जाती है। इधर जतिन वार्ड में दाखिल होता है। तभी एक लेडी डॉक्टर वहां आती है और जतिन को बाहर इंतजार करने के लिए कहती है। जैसे ही जतिन बाहर आता है, वहां लेडी डॉक्टर अपना मास्क हटाती है। बिस्तर पर लेटी माया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि संध्या थी। लेकिन इससे पहले कि संध्या माया को हथकड़ी पहना पाती, वहां डॉन नेत्रा धमक पड़ता है। वह अपने गुंडों के साथ आता है और संध्या को चकमा देकर माया को अपने साथ घसीट कर ले जाता है। जब जतिन वापस वार्ड में आता है तो वहां सिर्फ संध्या खड़ी थी और बिस्तर खाली था। जतिन घबराकर पूछता है कि निकिता कहाँ है, वो कैसी है। संध्या गहरी सांस लेते हुए सीधा सवाल करती है, तुमने उसे पैसे तो नहीं दिए। जतिन मासूमियत से जवाब देता है, मैंने 20 लाख रुपए डोनर को एडवांस दिलवाए हैं और 4 लाख रुपए अभी उसकी बहन को देकर आ रहा हूँ। यहाँ सुनकर संध्या को उस पर तरस आ जाता है। वहां जतिन को सच्चाई बताते हुए कहती है, जिसे तुम निकिता समझ रहे हो वहां एक लुटेरी दुल्हन है। तुम्हारी तरह ना जाने कितने लड़कों को वहां अपने प्यार और बेचारगी के जाल में फंसाकर लूट चुकी है। तुम लूट चुके हो जतिन।
अब इधर माया के किडनैप होने के बाद उसकी गैंग में खलबली मच जाती है। मनोहर झल्लाते हुए कहता है, सब कुछ एकदम सही चल रहा था, पता नहीं बीच में यहाँ नेत्रा और वहाँ सस्पेंडेड इंस्पेक्टर संध्या कहाँ से टपक पड़े। अब नेत्रा माया को छोड़ने के बदले भारी रकम मांगेगा। वहीं दूसरी तरफ नेत्रा के चंगुल में फंसी माया का सारा गुरूर टूट चुका था। वह गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। नेत्रा खूंखार आवाज में कहता है, तेरे ऊपर मेरे 25 लाख रुपए बकाया है, मुझे पाई पाई सूद समेत चाहिए, और इसके बाद इस शहर में अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। माया डरते हुए एक शर्त रखती है। वह कहती है, ठीक है मैं सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन पहले मेरे पापा को मनाली के व्रत आश्रम से यहाँ लेकर आओ। नेत्रा उसे घूरते हुए कहता है, झूठ मत बोल, मैंने पता करवाया था, तेरे पापा मनाली में नहीं है। लेकिन माया अपनी बात पर अड़ी रहती है। वह कहती है, तुम चाहो तो खुद फोन करके पता कर लो। माया की बात सुनकर नेत्रा मनाली के उस वृद्ध आश्रम में फोन करता है। वहां से उसे एक नंबर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही नेत्रा उस नंबर पर फोन करता है, सामने से एक आवाज सुनाई देती है, और यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि इंस्पेक्टर संध्या की थी। दरअसल संध्या हमेशा माया से एक कदम आगे चल रही थी। कुछ दिन पहले ही वहां मनाली के वृद्ध आश्रम पहुंच गई थी और माया के पिता को अपने साथ ले आई थी। वहां काम करने वाली महिला को उसने अपना नंबर देकर कहा था कि अगर कोई भी इनके बारे में पूछे तो उसे मेरा यहाँ नंबर दे देना। संध्या की आवाज सुनते ही नेत्रा के पसीने छूट जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि पुलिस अब उनके बहुत करीब पहुंच चुकी है। इसके बाद माया मीना को फोन करती है और कहती है कि मेरे बैग में एक डायरी रखी है, उसमें कृष्णा ज्वेलर्स का नंबर होगा, उन्हें फोन लगाओ और कहो कि माया ने तुरंत पैसों का इंतजाम करने को कहा है। मीना घबराकर पूछती है, पैसे लेकर कहाँ आना है। तभी नेत्रा फोन छीन लेता है और कहता है, रेलवे स्टेशन पहुंचो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। अगले दिन रजनीश संध्या को एक अहम सुराग देता है। वहां बताता है कि नेत्रा कल रात हरदोई की तरफ निकला है। तभी रजनीश के फोन पर एक फोन आता है। फोन करने वाला शख्स उन्हें शायद नेत्रा की पक्की लोकेशन दे देता है। उधर मीना पैसों से भरा बैग लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। तभी एक गाड़ी आकर उसके पास रुकती है और नेत्रा के गुंडे मीना को खींचकर गाड़ी में अंदर बैठा लेते हैं। गाड़ी में बैठा नेत्रा पैसों का बैग खोलता है, लेकिन बैग देखते ही वह भड़क उठता है। माया अपनी जान बचाते हुए कहती है, बाकी के रुपए कृष्णा ज्वेलर्स से लेकर मनोहर आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि नेत्रा कुछ और कर पाता, वहां पुलिस के सायरन गूंजने लगते हैं। संध्या और रजनीश अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने नेत्रा और माया को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी कहानी एक फ्लैशबैक में चली जाती है और यहीं इस पूरे खेल का सबसे बड़ा राज सामने आता है। माया की डायरी में लिखा कृष्णा ज्वेलर्स का नंबर असल में किसी सुनार का नहीं था। वहां नंबर खुद इंस्पेक्टर संध्या का था। जब मीना ने पैसों की मदद के लिए उस नंबर पर कॉल किया तो दूसरी तरफ संध्या थी। उसी कॉल को ट्रेस करते हुए संध्या मीना का पीछा कर रही थी और बिल्कुल सही समय पर नेत्रा के अड्डे तक पहुंच गई थी। पुलिस को देखते ही वहां भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलियों के आवाज के बीच एक गोली संध्या को छूकर निकल जाती है और दूसरी गोली मीना को लग जाती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर माया खुद नेत्रा को गोली मार देती है। तभी उस पुराने गोदाम में भयंकर आग लग जाती है और देखते ही देखते सब कुछ धू धू कर जलने लगता है। कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है। नेत्रा और उसके पूरे गैंग का सफाया करने के इनाम के तौर पर संध्या का सस्पेंशन रद्द कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, उसे प्रमोट करके डीएसपी बना दिया जाता है। पुलिस की फाइलों के मुताबिक लुटेरी दुल्हन माया उस गोदाम की आग में जलकर मर चुकी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सीन शिफ्ट होता है भोपाल के एक वृद्ध आश्रम में। माया भेष बदलकर अपने पिता से मिलने आती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके सामने डीएसपी संध्या उसका इंतजार कर रही होती है। माया हैरानी से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जिंदा हूँ? पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से मैं तो आग में जलकर मर चुकी हूँ। संध्या हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, उस आग में तुम नहीं बल्कि तुम्हारी साथी मीना जली थी। तुमने बड़ी चालाकी से अपनी अंगूठी उसकी लाश को पहना दी थी ताकि सबको लगे कि माया मर चुकी है। इसके बाद संध्या उससे पूछती है कि तुम अपनी जिंदगी के साथ आखिर यहाँ सब क्यों कर रही हो। यहाँ सुनते ही माया का बरसों पुराना दर्द बाहर आ जाता है। वह गुस्से में कहती है, तुम जानती ही क्या हो मेरी जिंदगी के बारे में? मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने दरिंदगी की और मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तभी मैंने कसम खाई थी कि मैं इन सारे मर्दों को उनके किए की सजा दूंगी और उन्हें लूटूंगी। संध्या उसे समझाते हुए कहती है,
जिंदगी में हर किसी के साथ बुरा होता है, लेकिन हर किसी को एक चॉइस मिलती है। वही चॉइस तय करती है कि हम क्या बनेंगे। फिर वह आगे कहती है, बचपन में मेरे पापा भी हमें बेसहारा छोड़कर चले गए थे। मेरे पास भी दो रास्ते थे, या तो मैं हालात से हारकर गलत रास्ता चुन लेती या मेहनत करके इज्जत से जीती। आज मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ क्योंकि वहाँ मेरी चॉइस थी। माया कुछ देर शांत रहती है, फिर वहाँ पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं आज यहाँ जरूर आऊंगी। संध्या जवाब देती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज तुम्हारे पापा का जन्मदिन है और तुम दुनिया में कुछ भी छोड़ सकती हो, लेकिन उनसे मिलने जरूर आओगी। इसके बाद संध्या कुछ ऐसा करती है जिसकी उम्मीद माया को भी नहीं थी। वहां कहती है, मैं तुम्हें नई शुरुआत का एक और मौका दे रही हूँ। जब तक तुम्हारे पिता जिंदा है, तुम उनके साथ रहोगी और उन्हें दोबारा किसी वृद्ध आश्रम में अनाथों की तरह नहीं छोड़ोगी। संध्या की बात सुनकर माया मान जाती है। वहां लुटे हुए रुपयों से भरा एक बैग संध्या के हाथों में थमा देती है और अपने पिता का जन्मदिन मनाने अंदर चली जाती है। रात को जब संध्या अपने घर पहुंचती है, तो वहां बरामद किए गए पैसों वाले बैग को खोलती है, लेकिन अंदर का नजारा पूरा चौंका देने वाला होता है। नोटों की गड्डियों में सिर्फ ऊपर और नीचे असली नोट लगे हुए थे, बाकी बीच में कोरे कागज भरे हुए थे। यहाँ देखकर संध्या को जरा भी गुस्सा नहीं आता, बल्कि वहां जोर जोर से हंसने लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि वहां शातिर लुटेरी दुल्हन जाते जाते पुलिस को भी अपना शिकार बना गई और उसे भी धोखा दे गई। संध्या की इस मुस्कान के साथ यहाँ वेब सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी यहाँ वेब सीरीज। और अगर आपको मेरा यहाँ वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन में।